विश्वास तो सरकार बहुत पहले से खो चुकी है। कोरोना के टाइम में विश्वास खो चुकी थी। कोरोना के बाद जब किसान आंदोलन चला, जो 3 कृषि के काले कानून बनाए गए थे, उसके खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो सरकार नाम की चीज तो हरियाणा प्रदेश में थी नहीं। अगर विश्वास होता तो फिर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कैमरा में जो उतर रहा था तो उसका विरोध नहीं होता बल्कि स्वागत होता। आपका कोई भी मंत्री इस सरकार का सड़क के रास्ते से अपने घर तक भी नहीं जा सकता था। मंत्रियों की यह हालत थी कि प्राइवेट गाड़ियों में बैठ बैठ करके और चोर रास्तों से अपने अपने घरों को जाते थे, कोई पब्लिक में नहीं जा सकता था। तो फिर विश्वास क्यों लिखा गया इसमें? विश्वास तो खत्म हो गया था पूरी तरह से। और उसके बाद का और लो आप विश्वास का, पिछले दिनों इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हुआ था। मैंने उन 3 किसानों का इलेक्शन हुआ था, तो अगर सरकार में लोगों का विश्वास होता तो फिर ये मान के चलो कि वहां फिर मैं नहीं विधायक चुन करके आता, फिर तो सरकार का कोई व्यक्ति चुन करके आता, उसकी पार्टी का चुन करके आता। वहां तो वोटर को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो मिनिस्टर थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के एमएलए थे, चाहे कोई उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, उन सब ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 15-15 हजार रुपया भी वहां पे सरकारी साधनों में रख करके बांटने का काम किया। और अगर भरोसा होता लोगों का तो वहां पे फिर सरकार को जाकर के ये नहीं कहना पड़ता कि हम आपकी नहर बना देंगे, हम आपकी सड़क बना देंगे, हम आपके बच्चों। मेरा एक निवेदन है कि जो भी सदन में आप कह रहे हैं तथ्यों पर आधारित हो, अगर कोई आपके पास प्रूफ हो तो वो सरकार को जरूर भेजे और मुझे भेज दें। आपको प्रूफ भेज दूंगा, आप उस पर कार्रवाई कर दोगे। जो आपने कहा ना 15-15 हजार रुपए, मैं हाँ ठीक कह रहा हूँ, मैं 15-15 हजार रुपए मैं एफिडेविट दे दूंगा आपको। हाँ जी, मैं आपको लोगों से एफिडेविट लेके दे दूंगा। नहीं 15-15 हजार रुपए बांटे गए, फिर आप कार्रवाई कर दोगे? नहीं करेंगे कार्रवाई, अगर आप कर दोगे, प्रूफ दोगे ना तभी तो। हाँ प्रूफ दूंगा। कोई हाउस में जो बात कह रहा हूं, हाउस के अंदर जो बात कहो उसका। हाँ बिल्कुल, मैं जो हाउस में कहूंगा वो तथ्यों पे आधारित ही कहूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे कल को मुझे इस हाउस में खड़े होकर के शर्मिंदा होना पड़े। ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं आपको लिखित रूप में ला करके दूंगा, पर मैं आपसे भी आश्वासन चाहूंगा कि आप उसके ऊपर कार्रवाई कराओगे। जरूर जरूर करोगे ना कार्रवाई? हाँ जरूर। आप हाउस में कह रहे हो बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको अगले 2-3-4 दिन में ही हर गांव से 2-2, 4-4, 6-6 एफिडेविट मंगवा करके दूंगा, जिनमें साफ लिखा होगा कि किस व्यक्ति ने कितना कितना पैसा किस किस व्यक्ति को दिया। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 22 को हाउस खत्म होने से पहले पहले आप उस पर कार्रवाई जरूर करोगे। तो विश्वास नाम को अगर इससे हटा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विश्वास आप खो चुके हो। विश्वास तो आपका रहा ही नहीं। विश्वास अगर होता तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक इस गवर्नर एड्रेस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई है, खास करके परिवार पहचान पत्र के बारे में। ये जो परिवार पहचान पत्र है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, जबकि एक आधार कार्ड हमारा बना हुआ है, हमारी एक आइडेंटिटी है पहले से। उसके बाद आपने पहचान पत्र बनाने का काम किया। केवल इसका मकसद एक था कि जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने सन 1987 में एक सम्मान पेंशन बनाई थी, जिस पेंशन का मकसद बुजुर्ग आदमी को, जब ये सम्मान पेंशन बनाई थी स्पीकर साहब, उस वक्त के अंदर किसी की भी आय नहीं देखी गई थी कि किसकी कितनी आमदन होगी। उस वक्त केवल ये देखा गया था कि जिस व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष होगी, ये 65 वर्ष से शुरू हुई थी, बाद में 60 वर्ष हुई, कि जिसकी 65 वर्ष हो जाएगी उसको जो है 100 रुपये माहवार पेंशन दी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार की मंशा, इससे पहले वाली जो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की थी, उसकी मंशा कि बुजुर्ग की पेंशन किसी तरीके से काट ली जाए, उसका ये सम्मान खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर 2 लाख से अधिक की जो बुजुर्ग की जो आय दिखाई गई थी, उसके अंदर कटौती करने का काम किया था। और आपकी सरकार ने तो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा आय है, उन 40,000 लोगों
कि पेंशन काटने का तो काम किए क्या है। उसके साथ साथ हैरानी की बात है, सरकार में बैठे लोग ये तो कह देते हैं कि हम पेंशन नहीं काटने जा रहे, लेकिन पेंशन भी काटी है और उसके साथ साथ नोटिस दिया है उन लोगों को जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा थी कि आप ये जो पेंशन आपने ली है इसको वापस सरकार में जमा कराने का काम करें। ऐसा फैसला करने की बजाय सरकार को चौधरी देवीलाल की जो नीतियां थी और चौधरी देवीलाल जी ने जो पेंशन योजना शुरू करी थी, जो वायदे इन्होंने किए थे पेंशन के ऊपर हैं, वो आपको नोटिस भी दे देंगे। पिछली सरकार के नोटिस हैं। नहीं, आपको रिकवरी का नोटिस दे देंगे, कोई बात नहीं, नोटिस गए हैं रिकवरी के, नोटिस गए, आपको नोटिस भी दे देंगे, आप क्यों चिंता करो। जो वायदा किया गया था पेंशन के नाम के ऊपर, जो आपके सहयोगी है नहीं यहाँ पे बैठे हुए, पूछता मैं उनसे, 5100 रुपए की बात कर रहे थे कि हम 5100 रुपए पेंशन देंगे, बैठ जा, 5100 की बात कर रहे थे, 5100 देना तो दूर की बात है, उन बुजुर्गों के मान सम्मान को छिनवा रहे हैं, इस सत्ता पक्ष के साथ लग करके उनका अपमान कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है इन लोगों के लिए कि जो ये कहते थे, ये तो ये भी कहते थे कि हम 11,000 रुपए पढ़े लिखे नौजवान को जो नौकरी में नहीं होगा, इनके मैनिफेस्टो में है कि अगर वो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, तो उस पढ़े लिखे बच्चे को 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन युवाओं का सत्यानाश कर दिया इन्होंने, एक को एक पैसा नहीं दिया अब तक। उसके साथ साथ आपकी जो अलग अलग योजनाएं जो चल रही है, लेबर वेलफेयर का जो मामला है, सरकार की तरफ से बारी बारी से मजदूरों को दिखाया जाता है कि हम मजदूरों की बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। मजदूरों का जो वेलफेयर का जो मामला है, 2,25,346 मजदूरों को 154 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जो केवल और केवल एक मजदूर की 6,833 रुपए बनती है। इतनी कम राशि से एक साल में एक मजदूर को अगर आप इतना पैसा दोगे, उसका गुजारा कैसे चलेगा, जबकि हजारों करोड़ रुपया इनके वेलफेयर के नाम के ऊपर सरकार के पास जमा पड़ा है। उनको ज्यादा पैसा दे करके उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसी तरीके से प्राकृतिक आपदा जो है, जिसकी वजह से फसलें खराब हुई है, मेरे से पहले बहुत सारे साथियों ने इस इशू को उठाया था कि जो फसलें खराब हुई उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन उसकी फसल का मूल्य कितना है उसको भी ध्यान देना चाहिए। एक किसान के खेत में सरसों की अब की बार, ये साउथ हरियाणा के लोग बैठे, इनसे पूछो, एक की कीमत जो है 1 लाख रुपए एकड़ से ज्यादा की है, और उसको मुआवजा आप कह रहे हो 15,000 रुपए देंगे। अगर 60% खराब है तो उसको 10 भी दोगे। उसकी कितनी लागत है, उसकी लागत जो उसका आज कमाई हो रही है उसके हिसाब से मुआवजा दो, कम से कम 50,000 रुपया उसको मुआवजा मिलना चाहिए। उसके अलावा एक और कानून बनाया गया है यहाँ पे, कृषि के 3 काले कानून तो खत्म कर दिए। समय हो गया जी, समय हो गया जी। तो सिवाय इसके कोई, आपने वैसे वादा किया था कि आप जितनी देर मर्जी बोल लेना, अब तो ये कांग्रेसी भी चले गए हाथ छोड़ के। नहीं कोई बात नहीं, 10 वाला समय भी तो दो। नहीं सबको देंगे, सबको तो बराबर बोलने दो। मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, सबको मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो ये बताओ। नहीं सबको मैं कोई मैंने कहा सबको देंगे। ऐसी टिप्पणी कर रहा हूँ जिससे आपको कई तकलीफ हो रही है। नहीं, अगर टाइम बचेगा तो सरकार को ऐसी टिप्पणी कर रहा हूँ जिससे सरकार को भी तकलीफ। अगर टाइम सरकार ने जो कहा है, अगर टाइम मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि भाई सरकार ने जो इसमें लिखा है उसमें कितनी कमी और खामियां। एक आखिरी बात करता हूँ, बैठ जाता हूँ फिर। भ्रष्टाचार का मामला ले लो आप, इस सरकार का जो है, ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी रोक लगाई है हमने। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मुख्यमंत्री जी है नहीं, होते तो मैं उनको बताता कि इनकी सरकार के अंदर कितने घोटाले हुए हैं। अब तक 14 ऐसे घोटाले हैं जिनके ऊपर सरकार को बारी बारी चेताया गया है और एक बार भी सरकार ने एक पे भी एक्शन नहीं लिया। मैं बढ़ के बताता हूँ, लॉकडाउन के दौरान शराब का घोटाला हुआ, रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, सरकारी नौकरियों में भर्ती के पैसे का लेन देन का घोटाला हुआ, धान की खरीद का घोटाला हुआ, राइस मिल के चावलों में घोटाला किया गया, ट्रांसफर का घोटाला किया गया, किलोमीटर स्कीम में घोटाला किया गया, छात्रवृत्ति घोटाला किया गया, फसल बीमा योजना प्रीमियम में घोटाला किया गया, गेहूं व सरसों की खरीद में घोटाला हुआ, अम्बाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम जिसमें 46 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाला हुआ है, अम्बाड़ा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव प्रति करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया।
धन्यवाद ये धन्यवाद। विद साहब एक हो गया। ये विद साहब का खुद का बयान है, आप इस बयान को पढ़ लें। विद साहब ने खुद ने ये बात मानी है कि 46 करोड़ रुपए के घोटाले से लिप्त अफसर की पदोन्नति एसीएस से विज बोले की कार्रवाई करूंगा। कमाल की बात है, जिस एसडीओ को बर्खास्त किया गया था आपकी सरकार ने, उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उसको एक्शन बढ़ाने का काम किया, फिर उसको चार्ज दे दिया गया। इसके ऊपर आरोप था, जिसपे विज साहब ने आरोप लगाया, जिसको सस्पेंड किया गया, श्रीमती नैना उसको आपने चौटाला एक्शन बना दिया। इससे ज्यादा बड़ा और घोटाला आप क्या करोगे?